नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 8 के आप सभी विद्यार्थियों के डिमांड पर 2 दिसंबर यानी कल जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, उसका टफ मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं, जो कि कल के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और फाइनल एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से नोट करते चलिएगा। वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ और दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लगातार धुआंधार वीडियोस आते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, वैरेन हेस्टिंग ने की। ठीक है, कब की, इस डेट को भी नोट कर लीजिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। 1781। कब दोस्तों? 1781 में वैरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। ठीक है, और एक डेट याद रखिएगा, 1800। कौन सा डेट? 1800 में वेलेल्जी ने पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसे 1802 में बंद कर हैलीबेरी स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये डेट याद रखिएगा, 1781। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहां स्थापित किया गया? तो कहां स्थापित किया गया, जिससे आप जानते हैं बनारस। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बनारस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? किनके नजरों में भारत एक असभ्य देश था? तो दोस्तों याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? थॉमसन, वेलिंगटन, मैकाले। ठीक है, ये भारत को एकता से, ये भारतीय एकता से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। इनको हर बात चुभती थी कि यहाँ के लोग जात से, धर्म से और रंग से अलग होते हुए भी कैसे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो यही चीज़ इनको खटकता था, तो उन्होंने भारत को क्या कह दिया था? असभ्य देश कहा था। ठीक है, तो मैकाले के प्रपत्र के अनुसार अनुसरण करते हुए सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को भी पारित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई? तो रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। कब? 1839 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया। ईसाई प्रचारक विलियम एडम किस देश से भारत आए थे? तो किस देश से आए थे? स्कॉटलैंड से आए थे। कहां से आए थे? स्कॉटलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया। औपनिवेशिक शिक्षा में भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने शिक्षा का किस पर बल दिया था? शिक्षा का मतलब उन्होंने कहा था सर्वांगीण विकास, यानी आपका ना केवल आप पढ़ाई में बल्कि आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, और आप हर क्षेत्र में हर तरीके से अगर आपका विकास हो रहा है तो ही महात्मा गांधी ने उसको क्या कहा था? सही शिक्षा कहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया। एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? तो कब खोला गया था? ठीक है, तो आपका 1895 ईस्वी में। ठीक है, और ब्लाइंड के लिए जो पढ़ने का जो तरीका निकाला गया था, ठीक है, क्या कौन सा तरीका था? ब्रेन लिपि। कौन सा पद्धति? ब्रेन लिपि, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा गया। संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सेंट कोलंबस के भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने कोई स्टूडेंट सेंट कोलंबस स्कूल को जानते हैं। ठीक है, या कॉलेज को जानते हैं। तो सेंट कोलंबस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डिबलन मिशन के द्वारा। ठीक है, डबिलन मिशन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन। शांति निकेतन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये विश्व की धरोहर, विश्व की विरासत के रूप में यूनेस्को के द्वारा इसको इस साल मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो हमारा यूनेस्को की तरफ से शांति निकेतन को भी विश्व धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शांति निकेतन को भी शामिल किया गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेगा 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और किनके द्वारा स्थापित किया गया था शांति निकेतन को? नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? तो पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि उनका मानना था भारत के लोग असभ्य है, उनको सभ्य बनाने के लिए वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे लाएंगे, तभी यहाँ के लोग सभ्य हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा शिक्षा के पक्षधर थे? पाश्चात्य, वेस्टर्न एजुकेशन का पक्षधर थे। अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। अभी हमने आपसे सवाल पूछा और इसका करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा जन गण मन लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी दोस्तों, 1944 पे। याद रखिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा सेंट जेवियर कॉलेज को कौन कौन जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई, तो आर्य समाज के द्वारा। किसके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। आप लोग जानते हैं डीएवी स्कूल के बारे में, कौन सा स्कूल, डीएवी स्कूल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है, तो किससे होती है दोस्तों, ब्रेन लिपि। कौन सा तरीका से, ब्रेन लिपि पद्धति से जो है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई होती है। तो ये था आप लोग का टॉप मोस्ट जो है अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। अब फटाफट से हम लोग जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षाविद हुए, तो उनमें से हमारे एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने सर्वांगीण विकास पर बात किया था। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा थी, तो अभी जो हम लोग है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपके फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पेन एंड पेपर लेके नोट करके रख लीजिए। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार क्या उन्होंने कहा था, इन्वर्टेड कॉमा से लिखिएगा। जब भी कोई बोलते हैं बात को उसके इन्वर्टेड कॉमा से लिखते हैं। ठीक है, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के व्यक्तित्व यानी उनके पर्सनैलिटी का चौमुखी विकास यानी चारों तरफ से विकास करता है, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, चाहे वो बौद्धिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। ठीक है, तो वो सब तरीके से विकास का बात करता है, तो वो ही उनके हिसाब से क्या है, शिक्षा है। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है तथा वह बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा जो भी सर्वश्रेष्ठ गुण वो उसमें है उसको अगर सामने ले आ पाता है। बच्चों में जो है हिडन टैलेंट का बात करते हैं, उनमें छिपा हुआ होता है टैलेंट, तो उसको अगर कोई निकाल सकता है, टैलेंट को बाहर निखार के ला सकता है, तो वही तब समझा जाएगा कि वाकई में जो है उसको जो चीज़ शिक्षा मिलना चाहिए था वो मिला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, सर्वांगीण गुणों के विकास के बारे में कहा था, किसने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आगे पूछा गया अंग्रेज का सभ्यता मिशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अंग्रेज मानते थे कि भारतीय को जो है समाज को सभ्य बनाना है, उन्हें रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। वे भारत को असभ्य देश मानते थे, खास करके मेकाले वाला आपने पढ़ा। ठीक है, सभ्यता का पाठ पढ़ाना इन्हें जरूरी है, वो मानते थे कि भारतीयों को सभ्यता सिखाना है। अंग्रेज भारतीय समाज को पश्चिमी शिक्षा देकर आधुनिक सभ्यता बनाना उसका मिशन था। ठीक है, आधुनिक बनाना ही उनका क्या था, मिशन था। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये लोग इस देश को असभ्य कहते थे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो है और इससे बड़े बड़े जो ग्रंथ है वो लोग आके यहाँ हमारे देश से शिक्षा लेके गए और बड़े बड़े फिजिक्स का थ्योरीज थीसिस लिखे हैं। ठीक है, और वही सब आके क्या बोल रहे हैं, हमारे देश असभ्य थे, इसको आधुनिक बनाना जरूरी है। ठीक है, तो सोचिए कैसे कैसे बातें थी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। भाषाविद किन व्यक्तियों को कहा जाता है, तो भाषाविद तो समझ जा रहे हैं, विद मतलब विद्वान से रिलेटेड है, और किस पर विद्वान, भाषा पर। ठीक है, तो किसे कहा जाता था, एक व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता था। कैसा व्यक्ति, जो कई भाषाओं का जानकार होता था अथवा ज्ञाता होता था, उसे भाषाविद कहा जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग के झारखंड के बच्चे जो है खोट्ठा भी जानते हैं, बांग्ला भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अच्छे बच्चे जो हैं वो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो लगभग सब कोई जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो भाषाविद किसे कहा जाएगा, जो एक से अधिक कई भाषाओं के बारे में जानकारी रखता है उसे भाषाविद कहा जाता है। आगे देखिए पूछा गया है भारत में ब्रिटिश शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य क्या था भाई, तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीयों का केवल रंग रूप में ही भारतीय ना रहने दिया जाए, उनके विचार, रुचि, सोच, मूल्य में क्या किया जाए, प्राथमिकता पूर्णता पश्चिमी तथा अंग्रेजी जैसा ही हो जाए, यानी आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। ठीक है, इस तरह वाला। तो इस तरह से जो है उन लोगों का कॉन्सेप्ट था कि लोगों के माइंड में इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और जेंटलमैन कैसा होना चाहिए, जो कोट पैंट पहना है वही व्यक्ति जेंटलमैन है, जो हल चला रहा है उन लोगों के गरीब के तरह से जो है इन लोगों ने दिखाने का काम किया था। तो पूरी जो है लोगों के मानसिकताओं को भी जो है इन्होंने बदलने का काम किया था, केवल रंग से नहीं बल्कि उनके विचार, उनके रुचि, उनके सोच, उनके मूल्य में क्या होना चाहिए, अंग्रेजी जो यानी पश्चिमी सभ्यता का जो है ये विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इस शिक्षा का उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यालयों में बाबुओं एवं लंबी फौज तैयार हो सके, जो कम वेतन पर भी जो है बड़े फिक्र से
जो है सेवाएं दे सके। तो इन लोगों को देखिए, अब अलग अलग देश से जो है इन लोगों को व्यापार करना था। अंग्रेज जब भारत आए थे तो इन लोगों को दिक्कत क्या हो रहा था कि इनके पास जो है फोर्स कम था और लोगों को पावर, मैन पावर ज़्यादा चाहिए था। मतलब इनके लिए जो है इनका सपोर्टर, इनका जो है अंदर में काम करने वाले चाहिए थे, जो अच्छा से जो इंग्लिश बोल ले, ठीक है। तो इसलिए लोगों को जो है अपना कंपनी में या अपने तरीके से काम कराने के लिए उस हिसाब से ये लोग शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, फाइनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुड के नीति प्रपत्र का क्या प्रावधान है? देखिए वुड के बारे में एक चीज याद रखिएगा, वुड डिस्पैच के बारे में। इसे क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, याद रखिएगा, आगे लिखाएं भी हैं। तो देखिए, कंपनी नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किसे? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, वुड के नीति को, ठीक है, याद रखिएगा। इस दस्तावेज में भारतीय भावी शिक्षा हेतु बृहद योजना प्रस्तुत की गई। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होने वाले लाभ और देश के संसाधनों के विकास में महत्व में समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। तो ये था आपका वुड के नीति, जिसे क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। देखिए इसमें महत्वपूर्ण सिफारिश क्या किया गया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें वुड डिस्पैच में क्या कहा गया था कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। जनसाधारण की शिक्षा के लिए जो है देसी भाषा होना चाहिए। ग्राम स्तर पर देसी भाषा को प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल होना चाहिए। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी 1855 में हुई थी। और प्रेसिडेंसी नगरों में से एक जो है, एक विश्वविद्यालय कहाँ आपका? एक विश्वविद्यालय कलकत्ता 1897 मद्रास और बम्बई में स्थापित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये जो है हम लोग का हो चुका था हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास विषय का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कर लिए। आप लोग फटाफट से जो है भूगोल विषय का जिस चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल विषय यानी कृषि चैप्टर से आप लोग का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, या सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहुआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कहुआ जो है कौन सा है? आपका ब्राजील, ठीक है, याद रखिएगा। चाय, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जगह? दार्जिलिंग। क्या है? दार्जिलिंग फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल किस प्रकार के कृषि का प्रमुख फसल है? तो जीवन निर्वाह, ठीक है, ये कैसा आएगा? जीवन निर्वाह में। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो याद रखिएगा चाइना। सेकंड नंबर पे भारत, पहला नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे भारत है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं। तो आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति का बात करेगा तो आर्थिक क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? तो आप याद रखिएगा 2/3। कितना? 2/3, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। चारवासी पशुचरण किस प्रकार की खेती करते हैं? तो चारवासी पशुचरण में आदिम निर्वाह कृषि जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। रोटी की टोकरी किसे कहा गया? तो रोटी की टोकरी याद रखिएगा किसे कहा गया? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होना चाहिए? नीचे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताइए कि रोटी की टोकरी इनमें से किसे कहा गया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग का डिमांड रहा तो इस चैप्टर का जल्द से जल्द जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग कितना बच्चे चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड किया जाए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस चैप्टर से जो है आप लोग का मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैथ वर्क भी आप लोग को बताया जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल पाए और आप लोगों के लिए लगातार मैं इसी तरह से वीडियोस लाता रहूं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।